Yeah, so today we are solving this paper of May-June 2021, paper 1-1, paper 1 and variant 1. So it's a 1 hour 45 minutes paper. Today we're talking about paper 1, and paper 1 contains altogether 16 pages. Referring to question number 1, the examiner says convert the denary values 167 and 214. I kept the solution as well. So solved copy is right here. So if you're solving it, so you can solve it like this. There you go. And there you go. We had to calculate the denary in binary, and this denary would give you answer. How you know that? तो आप इसको पावर लगाते हैं, can show the working 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. 64, 128. And over here, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, and 128. तो जितने भी वंस वाले हैं उसको हमने पावर्स लगा दिए. अब इसको ऐड कर लेते हैं. जब इसको आप ऐड करेंगे you'll end up with the same answer. 128 plus 32 plus 4 plus 2 plus 1. If we add up all, you get 167. And similarly for the next one, we needed 128, 64, 16, 4, and 2. And we get 214. That's what examiner wanted. I hope you got that. No issues. Question number 1 आपको इस तरह करना था. Up now, question number 2. When you're looking at the question, you should be able to get that. The Benedict computer is also assigned a media access control MAC addresses. MAC addresses 48 bits के होते हैं और इसमें total जो numbers हम use कर रहे होते हैं numbers और इसमें hexa letters भी use कर सकते हैं. जबकि IP address में 4 bytes होते हैं और उसके अंदर 4 set of numbers होते हैं या इससे ज्यादा set of numbers होते हैं जब IPv6 होता है. आपको इसके अंदर similarity लिखनी है और बताना है कि कैसे ये सिमिलर है. ये नंबर यूनिक होते हैं और says both the addresses can be used to identify the device. Both are unique. अब पहले मैं आपको ये भी एग्जांपल दे दूं कि IPv4 के एग्जांपल दे देता हूँ और IPv6 के एग्जांपल भी दे देता हूँ आपको मैं. ये IPv4 है. IPv6 जो होता है that is pretty long, that can go long. वन 128 बिट्स का होता है वो. 128 बिट्स पे डिप्लॉय करते हैं इसको. IPv4 में ये 4 बाइट्स है सिर्फ. 4 बाइट्स का मतलब 8 4 32 बिट्स है सिर्फ. यहाँ पर IPv6 में आपके पास
काफी बिट्स हैं, 128 बिट्स हैं। तो अगर आप 128 बिट्स को बाइट से डिवाइड करें तो टोटल 16 बाइट्स का होता है। ये 16 बाइट का होता है, और इसका जो दिखने में सैंपल होता है वो किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है। अगर आप देखें तो ये IPv4 है जो ऊपर हम डिस्कस करके आ रहे हैं। ये IPv4 है। इसमें सेट 1 बाइट 2 बाइट 3 बाइट 4, 4 बाइट का है ये टोटल। इसमें 32 बिट्स हैं। अगर आप ये जो नंबर होते हैं ये हर कंप्यूटर का डिफरेंट होता है, और अगर आप चाहे तो कोई इसको डुप्लीकेट नहीं कर सकते। इंटरनेट पे डुप्लीकेट हो सकता है, मतलब इन द सेंस के इंटरनेट पे भी डुप्लीकेशन इसकी प्रिवेंट करनी पड़ती है। जैसे मेरी कंपनी में ये डुप्लीकेट हो सकता है। जैसे आपकी कंपनी है उर्वा की, और मेरी कंपनी है, और हमारा भी प्राइवेट नेटवर्क है, आपका भी प्राइवेट नेटवर्क है, तो प्राइवेट नेटवर्क में दे कैन बी सेम। क्योंकि मेरी बिल्डिंग में जो काम चल रहा होगा, माय कंप्यूटर विल हैव नथिंग टू डू विद उर्वस नेटवर्क। उर्वस का नेटवर्क जो होगा वो डिफरेंट होगा। सो प्राइवेट नेटवर्क के अंदर ये डिफरेंट होते हैं, जबकि मतलब सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी होते हैं। जबकि इंटरनेट पे जब आप काम कर रहे होते हैं, सो इंटरनेट पे हर एक कंप्यूटर का और हर एक डिवाइस का दैट इज कनेक्टेड टू इंटरनेट हैज टू हैव अ सेपरेट आईपी एड्रेस, हैज टू हैव अ डिफरेंट एंड यूनिक आईपी एड्रेस। तो ये आईपी एड्रेस की स्टोरी थी। आपने नोट किया हो कि आईपी एड्रेस में लिखते कैसे, इसमें डॉट्स डालते हैं, इसमें कॉलन डालते हैं, और इसमें हेक्सा नंबर, क्योंकि लार्जर है तो इसमें हेक्सा न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। और बोथ एड्रेसेस डू नॉट चेंज इफ आईपी एड्रेस इज स्टैटिक। स्टैटिक कौन सा होता है? वो आईपी एड्रेस होता है जो फिक्स रहता है, कभी चेंज ही नहीं होता, जो ये हमारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में होता है। जबकि इंटरनेट पे डायनेमिक भी होते हैं। डायनेमिक वो जो चेंज हो रहे होते हैं फ्रिक्वेंटली, और वो कॉन्फ्लिक्ट कर जाते हैं, कभी भी सेम नहीं होते, वो डिफरेंट रखने चाहिए ऐसा, वरना तो कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ तक बात समझ आ गई है? Yes, sir. जी। कि अगर आप मैक एड्रेस की एग्जांपल है तो हाउ द मैक एड्रेस इज रिटन। The manufacturer code and the device code. कोड होता है, बट हाउ इज इट रिटन? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हाउ मेनी सर कॉलन। नंबर्स। ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। द फर्स्ट पार्ट होल्ड द मैन्युफैक्चरर्स डिटेल, द सेकंड पार्ट होल्ड्स द सीरियल नंबर। चलो अब समराइज करो पॉइंट्स को जल्दी जल्दी। IPv4 कितने बाइट्स का होता है? 4, और IPv6? 16। ये 16 बाइट का हो गया। खैर एग्जामिनर इस डिटेल में आपको लेके नहीं जाने वाला है, बट ये जो नंबर्स हैं इंटरनेट पे सबके यूनिक होने चाहिए। बाकी वसी की कंपनी में, मेरी कंपनी में अलग अलग नेटवर्क है, हमारे कंप्यूटर वायर के थ्रू कनेक्टेड होंगे हमारे लैब्स में। तो वसी ने भी वही एड्रेसेस रखे हुए, मैंने भी वही रखे हैं। वो पॉसिबल है क्योंकि वसी के पास भी सर्वर है, मेरे पास भी सर्वर है, तो हमारे सर्वर पे वी कैन कीप द सेम एड्रेसेस। लेकिन इंटरनेट पे दे हैव टू बी डिफरेंट। चले जी। तो और ये जो एड्रेस होता है मैक एड्रेस, दिस इज असाइंड बाय द मैन्युफैक्चरर, और ये भी यूनिक होता है। जैसे बुक्स में आपकी लिखा हुआ है कि इट कैन बी चेंज बाय द मैन्युफैक्चरर इफ दे वांट। तो चेंज किया जा सकता है, या यूजर को जब दिया जाता है नेटवर्क एड्रेस को, तो वो चाहे तो नेटवर्क इंचार्ज होते हैं, जो नेटवर्क मैनेजर्स होते हैं, दे कैन चेंज इट इफ दे वांट टू, बट इसकी जरूरत नहीं पड़ती है चेंज करने की। So both the addresses can be used to identify a computer device. Both are unique. ये unique भी हैं और represented as hexadecimal. Hexadecimal से इसको represent किया जाता है. Do not change if IP address is static. अगर static होगा तो change नहीं करते. Identify two differences between an IP address and a MAC address. तो IP address जो होता है वो network का होता है. MAC address जो है वो आपके कंप्यूटर का, आपके लैपटॉप का एड्रेस होता है। वो मैन्युफैक्चरर आपके लैपटॉप को असाइन करेगा। तो आईपी एड्रेस इज असाइन बाय द नेटवर्क और राउटर और आईएसपी। ये आपको या तो नेटवर्क असाइन करता है, राउटर असाइन करता है, आईएसपी असाइन करता है। जबकि मैक एड्रेस इज असाइन बाय द मैन्युफैक्चरर। अगर आपके पास डेल का कंप्यूटर है तो डेल वाले जो है वो आपके मैक एड्रेस असाइन करेंगे। आईबीएम का तो आईबीएम वाले असाइन करेंगे।
इस तरह काम होता है. An IP address can be changed if it is dynamic. MAC addresses cannot be changed. तो dynamic IP address आप change कर सकते हैं, MAC address change नहीं होते हैं. IP address के 8 ग्रुप्स होते हैं. 4 ग्रुप्स होते हैं या 8 से ज्यादा भी होते हैं. मैंने अभी आपको दिखाया है 16 बाइट का होता है, तो मल्टीपल ग्रुप्स हो सकते हैं. एग्जामिनर इज जस्ट सेटिंग एन एग्जांपल देयर के 4 और उससे ज्यादा ग्रुप हो सकते हैं IPv में, IPv4 में. जबकि यहाँ MAC एड्रेस में आपके पास टोटल 6 ग्रुप है या पेयर ऑफ वैल्यूज है. 6 क्यों कह रहे हैं? ये 6 इसलिए कह रहे हैं मैक के लिए, ये इसको एक पेयर कह रहे हैं, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, फिफ्थ पेयर एंड सिक्स्थ पेयर. डिफरेंसेस बताने हैं. IP एड्रेस 32 बिट का होता है या 128 का होता है, जबकि मैक एड्रेस 48 बिट का होता है. IP एड्रेस के अंदर सीरियल नंबर नहीं होता डिवाइस का, मैन्युफैक्चरर नंबर नहीं होता, जबकि मैक एड्रेस के अंदर वो होता है. IP एड्रेस जो है वो डिनेरी में लिखा जाता है, जबकि मैक एड्रेस जो है IPv4 डिनेरी में लिखा जाता है. अगर IPv6 होगा तो वो हेक्सा में लिखा जाता है. IPv4 को इसने कंपेयर कर दिया मैक के साथ, क्योंकि ये दोनों पॉइंट डिफरेंट है, हमें डिफरेंसेस दिखने हैं. तो IPv4 जो है वो डिनेरी में लिखा जाता है और IPv6 जो है वो हेक्सा में लिखा जाता है, और मैक एड्रेस भी हेक्सा में लिखा जाता है. नो इश्यूज? No, sir. Identify 3 devices Julia can use to input personal data into a computer system. ऊपर की जो स्टोरी है उसको आप इस वक्त तो खैर एक्चुअल क्वेश्चन ये है, फिर भी उसको पढ़ लेते हैं ऊपर वाली स्टोरी है क्या. Input personal data into our computer system. तो Julia input कर रही है personal data. She stores 3 copies of the data. So 3 copies स्टोर करी है using hard disk, solid state drive and USB. 3 अलग अलग जगह पे उसने सेव कर दिया है. एक हार्ड डिस्क वो जो कंप्यूटर के अंदर है, सॉलिड स्टेट ड्राइव वो कि जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती है, उसमें कोई मूवेबल पार्ट्स नहीं होते, उसमें भी नैंड मेमोरीज यूज होती है. यूएसबी जो स्मॉल फ्लैश ड्राइव होती है उसके अंदर भी सेव किया हुआ है. 3 जगह पे डेटा सेव किया हुआ है, 1, 2 and 3. Identify 3 devices Julia can use to input personal data. अब ये तो थी स्टोरेज डिवाइसेस की बात जो ऊपर करके आए हैं. एग्जामिनर आपसे बोल रहे हैं इसी तरह बताओ कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होंगी जो डेटा एंटर करने के लिए. कंपैरेटिवली आसान सवाल है, तो कीबोर्ड से डेटा एंटर होता है, माउस से आप ऑप्शंस वगैरह सेलेक्ट करते हैं, माइक्रोफोन से आप डेटा इनपुट करा सकते हैं, आप बोल सकते हैं, जो भी आप बोलते जाएंगे कंप्यूटर टाइप करता जाएगा. कीपैड से आप नंबर्स इनपुट करते हैं. कीपैड ऐसा होता है कि यूएसबी वायर के साथ कनेक्टेड होता है. हो सकता है कि डिवाइस मार्केट में मिलती है जिसमें सिर्फ नंबर्स होते हैं. अगर आप ये न्यूमेरिकल पैड लेना चाहते हैं तो आप इसको एक्सटर्नली बाय कर सकते हैं. ये डिवाइस आती है मार्केट में और उसको आप यूएसबी वायर को आप यूएसबी के साथ कनेक्ट कर लें, यूएसबी पोर्ट के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, उसके थ्रू आप नंबर एंटर करते हैं. तो ये टच पैड है, ये की पैड है, सॉरी ये की पैड है. और टच पैड क्या होता है? टच पैड वो जो लैपटॉप के अंदर होता है. अगर ये आपका लैपटॉप स्क्रीन है तो आपके लैपटॉप पे यहाँ पे एक सेंसिटिव एरिया होता है, इसको आप टच करते हैं तो कर्सर इधर मूव होता है स्क्रीन पे. तो ये टच पैड है. टच पैड के थ्रू भी इंटर हो सकते हैं, और टच स्क्रीन में डायरेक्ट आप मॉनिटर पर किसी भी एरिया को टच करते हैं टू एक्टिवेट द बॉट. सो आई डोंट थिंक इसमें कोई डिफिकल्टी होगी आपको. तो सिंपल क्वेश्चन. अब ना कौन सी डिस्क है जिसमें मूविंग पार्ट्स नहीं होते? देखो HDD में मूविंग पार्ट्स होते हैं. हमें मूविंग पार्ट ही कह रहे हैं, नो मूविंग पार्ट्स. तो SSD में भी नहीं होते और फ्लैश मेमोरी यूएसबी में भी नहीं होते. SSD एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव होती है जो आजकल वो स्मॉल बॉक्स के फॉर्म में आती है, यूएसबी के साथ आप कनेक्ट करते हैं. दे हैव नो मूवेबल पार्ट्स इन देम. नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? जो परमानेंट है, जिसमें डेटा स्टोर रहता है. तो डेटा तीनों में ही स्टोर रहता है. ये तीनों डेटा को स्टोर करने के लिए होती है फॉर लेटर यूज. तो यू कैन रिट्रीव डेटा लेटर ऑन, सो डेटा विल रिमेन देयर. इसमें से कौन सी मेमोरीज हैं जिसमें नैंड गेट यूज होता है? तो नैंड गेट इसमें यूज होता है SSD में और यूएसबी में नैंड गेट मेमोरी यूज होती है, या नॉर मेमोरी यूज होती है, या फ्लिप फ्लॉप यूज होता है, या फ्लिप फ्लॉप यूज होता है. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहाँ यूज होती है? ये हार्ड डिस्क में होती है, क्योंकि हार्ड डिस्क को कहते ही मैग्नेटिक डिस्क है. हार्ड डिस्क जो है मैग्नेटिक डिस्क होती है. तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखती है. इसमें जो है डेटा जाके स्टोर होता है परमानेंटली. इसके अंदर भी आपके हर कंप्यूटर के अंदर ये होती है.
मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन का रूल इस पर अप्लाई होता है। स्मॉलेस्ट फिजिकल साइज, सबसे छोटी कौन सी होती है साइज में? वही होती है साइज, मतलब फिजिकल साइज। और मेमोरी में भी ये कम है और वैसे साइज में भी ये कम है। इजीली कीप इट इन योर पॉकेट एंड वो बनाओ। स्लोवेस्ट कौन सा है इसमें? ये मैग्नेटिक है और ये दोनों जो है, ये दोनों जो है वो नैंड मेमोरीज होती हैं जिसमें कोई मूवेबल पार्ट्स नहीं होता। इसमें मूवेबल पार्ट्स होते हैं, दैट मेक्स इट स्लोअर। ये मूवेबल पार्ट्स इसमें होते हैं, दैट मेक्स इट स्लोअर। तो ये स्लो चलते हैं क्योंकि जब आप हार्ड डिस्क की बात करते हैं तो हार्ड डिस्क में इस तरह के सर्कल्स होते हैं और साइड पे पिलर होता है, इसमें हेड्स होते हैं इसके साथ ज्वाइन, और फिर ये सारे हेड सिंक्रोनाइज फॉर्म में काम करते हैं। डिस्क जो है वो स्पिन करती है, ये डिस्क स्पिन करती है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और इस तरह से ये हेड जो है वो लेफ्ट और राइट मूव करते हैं, दोनों साइड पे ऊपर नीचे। तो इसमें बहुत सारे मूवेबल पार्ट्स होते हैं, सो ये स्लोअर हो जाता है इस तरह से, दैट मेक्स इट स्लोअर इन प्रोसेसिंग। और जो ये यूजेस यूएसबी कनेक्शन टू ट्रांसफर डेटा ऑन टू यूएसबी फ्लैश ड्राइव, तो वो यूएसबी को कहाँ लगाएगी? यूएसबी डिवाइस को लगाएगी यूएसबी कनेक्शन के अंदर। वन बेनिफिट ऑफ यूजिंग द यूएसबी कनेक्शन इज दैट इट इज यूनिवर्सल। अब ये यूनिवर्सल है, और क्या बेनिफिट्स हैं? और क्या बेनिफिट्स हैं? इसको आप इनकरेक्टली इंसर्ट नहीं कर सकते, यू कैन इंसर्ट इट यूजिंग वन वे ओनली। तो आप इसको एक ही साइड से इनपुट कर सकते हैं। और डिफरेंट ट्रांसमिशन स्पीड होती है, जैसे जब मार्केट में आई थी तो 1.0 थी, फिर 2.0 आ गई थी मार्केट में, फिर 3.0 और हाई स्पीड वाली आ गई थी मार्केट में। ऑटोमेटिकली जैसे आप लगाते हैं डिटेक्ट कर लेता है, तो इसके लिए कोई ड्राइवर वगैरह की जरूरत नहीं होती, डिटेक्ट इट ऑटोमेटिकली। तो ऑटोमेटिकली डाउनलोडेड होता है ड्राइवर। अब तो इसको डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं है, ड्राइवर इज फाउंड इन विंडोज, ड्राइवर इज ऑलरेडी फाउंड इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये ऑटो अगर नहीं होता आपके कंप्यूटर में तो इसका ड्राइवर सॉफ्टवेयर खुद ही डाउनलोड भी कर लेता है। जैसे आप यूएसबी पे लगाते हैं उसको ये पावर भी देता है, मीनिंग करंट भी देता है, और ये बैकवर्ड कंपैटिबल है। बैकवर्ड कंपैटिबल का मतलब ये कि आपने अभी लेटेस्ट कंप्यूटर खरीदा है, i7 थर्ड जनरेशन खरीदा है सपोज आपने, थर्ड जेन, और आप इसके अंदर यूएसबी पोर्ट जो है इसमें गिवन है, इसमें यूएसबी पोर्ट है, और उसके यूएसबी के अंदर आप लगा रहे हैं कौन से? या i7 कंप्यूटर के अंदर आप लगा रहे हैं आज से 10 साल पहले जो मार्केट में यूएसबी आए थे, वो आप इसमें लगा रहे हैं 1.0 वाला। इसमें जो स्पीड है वो कितनी है? 3.0 वाली है। तो ये बैकवर्ड कंपैटिबल है कि आप ओल्डर यूएसबी को न्यू पोर्ट्स में लगा सकते हैं, न्यू स्पीड वाले पे लगा सकते हैं। हो सकता है आगे जाके फिर एक वक्त आएगा ये ऑब्सलीट हो जाएंगे, फिर मार्केट में सिर्फ 3.0 ही चला करेगा, 1.0 वाले ऑब्सलीट हो जाएंगे। अभी तो आप अपने कंप्यूटर में 1.0 वाला यूएसबी लगाएं, 3.0 वाला लगाएं, सब चलते हैं, सब कंपैटिबल है। तो बैकवर्ड कंपैटिबल है, ओल्डर मॉडल कैन ऑल्सो बी यूज्ड। डेटा ट्रांसमिशन यूएसबी में कैसे होती है? यूएसबी में सीरियल के तरीके से होती है। सीरियल वो होती है जिसमें एक एक नंबर अलग अलग ट्रांसफर होता है, पहले ये जाएगा फिर ये जाएगा, एक एक नंबर सेपरेटली ट्रांसफर होगा एक एक करके। तो पहले ये ट्रांसफर होगा, फिर ये ट्रांसफर होगा, फिर ये ट्रांसफर होगा, फिर ये सिंगल वायर से। लेकिन अगर बहुत सारे वायर्स होते हैं और डेटा एक ग्रुप के फॉर्म में ट्रांसफर कर रहे हैं, इस तरह डेटा होता अगर, तो ये कौन सी मेथड है? ये दिस मेथड इज कॉल्ड पैरेलल मेथड। पैरेलल मेथड वैसे तो तेज डेटा ट्रांसफर करता है, मगर चांसेस होते हैं कि डेटा स्क्यूड कर देगा। डेटा कैन बी मॉडल्ड अप एंड मिक्स, इसमें मिक्स होने का चांसेस है। इसमें वन बाय वन डेटा जाता है, वन बाय वन, तो उसमें चांस है ही नहीं मिक्स होने का, सही है। और ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है सीरियल। और जो पैरेलल होता है ये वाला, जिसमें मल्टीपल वायर यूज होते हैं, ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है। ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है कैसे? जैसे आपका कंप्यूटर है और उससे कनेक्ट किया हुआ है आपने प्रिंटर, तो प्रिंटर कितने मीटर्स को होता है? हार्डली 5 मीटर्स के डिस्टेंस को होता है।
तो 5 मीटर के डिस्टेंस पे जो प्रिंटर है उस पर आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। सीरियल यूज होता है लॉन्ग डेटा ट्रांसमिशन के लिए, लॉन्ग वे ट्रांसमिशन के लिए, जैसे सेवरल किलोमीटर्स की बात हो, जैसे 5 किलोमीटर अवे कोई आपके पास डेटा इसका आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो सीरियल के थ्रू होता है वो। A firewall can be used to help keep the data secure. Firewall आप यूज कर रहे हैं डेटा को सिक्योर बनाने के लिए। That is stored on a computer. जो भी डेटा आपके कंप्यूटर में है उसको आपने सिक्योर बनाना है। The given paragraph describe how the firewall operates. एक आगे पैराग्राफ है जो डिस्क्राइब करेगा फायरवॉल कैसे ऑपरेट होता है टू हेल्प कीप द डेटा सिक्योर, और कैसे डेटा को सिक्योर रख सकते हैं। तो आपने फिल इन द ब्लैंक्स इसमें भरने होते हैं। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, इन टर्म्स को आपने अंदर इधर फिलअप करना था। तो फायरवॉल जो होते हैं वो दो तरह से होता है, सॉफ्टवेयर फायरवॉल भी होते हैं और हार्डवेयर फायरवॉल भी होते हैं। दो तरह के फायरवॉल होते हैं। करता क्या है, ये मॉनिटर करता है। इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि मॉनिटर करता है ट्रैफिक को। कंप्यूटर के अंदर जो नेटवर्क से आता है, नेटवर्क से जो डेटा आपके कंप्यूटर में आ रहा है उसको मॉनिटर करेगा। यूजर ने क्राइटेरिया सेट किया होता है, कंडीशन सेट की होती है कि अगर फेसबुक से आ रहा है तो डेटा को प्रिवेंट कर दो, क्योंकि बैंक है, बैंक में फेसबुक से कोई काम नहीं है, वर्कर्स फेसबुक ना चलाएं। तो यूजर सेट्स द क्राइटेरिया फॉर द ट्रैफिक, व्हाट काइंड ऑफ ट्रैफिक इज अलाउड और इज नॉट अलाउड। फायरवॉल जो है इस तरह एक्सेप्ट करेगा और या रिजेक्ट करेगा। तो आपकी मर्जी है, यहाँ एक्सेप्ट लिखें या रिजेक्ट लिख रहे, दोनों में से एक बात इधर लिखें, फिर दोनों में से एक बात इधर लिखें। अगर आपने एक्सेप्ट यहाँ लिखा है तो आप रिजेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, अगर आपने रिजेक्ट यहाँ लिखा है तो एक्सेप्ट यहाँ लिख सकते हैं। तो फायरवॉल एक्सेप्ट भी करता है, रिजेक्ट भी करता है अकॉर्डिंग टू द यूजर्स कंडीशन। इट कैन हेल्प प्रिवेंट हैकिंग, तो फायरवॉल से हैकिंग को रोका जा सकता है। मैलिशियस सॉफ्टवेयर दैट कुड बी अ थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ द डेटा, तो इस तरह के जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं उनके अटैक्स को भी रोका जा सकता है। तो फायरवॉल के थ्रू आप थ्रेट्स को रोक सकते हैं। आइडेंटिफाई 3 अदर मेथड दैट कुड बी यूज्ड टू सिक्योर डेटा, और कौन से मेथड है जो डेटा को सिक्योर बनाने में इस्तेमाल हो रहे हैं। पासवर्ड है, पासवर्ड के थ्रू सिक्योर कर लेते हैं, बायोमेट्रिक्स के थ्रू कर लेते हैं, इंक्रिप्शन आप यूज करते हैं। जैसे आपने ए को जे लिखा है, जब आपने टाइप किया था तो ए था, फिर आपने इंक्रिप्शन की इसकी, तो इंक्रिप्शन ने इसको कन्वर्ट कर दिया, जे बना दिया, तो इसको कहते हैं प्लेन टेक्स्ट। और ये वाला कहलाएगा साइफर टेक्स्ट। फिर जब आप इसकी डिक्रिप्शन करेंगे तो जे को वापस कन्वर्ट बैक करेंगे ए पे। तो इसके बहुत सारे एल्गोरिथम होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन दुनिया में होती है। राइट नाउ यू डोंट हैव टू गो इन दैट डिटेल, क्वेश्चन इज नॉट अबाउट दैट। बाकी हाँ, एग्जामिनर आपसे इस तरह का क्वेश्चन कह सकता है कि अगर हम कुछ ऐसा इंक्रिप्शन मेथड यूज कर रहे हैं कि ए होगा तो ए का कोड 65 है, तो आप उसमें +3 कर लें, +3 वाला मेथड है। 65 + 3 68 हो गया। बी होगा तो बी का कोड 66 है, तो उसमें आप +3 कर लें इंक्रिप्शन करने के लिए, तो ये 69 हो जाएगा। तो 69 किसका कोड है और 68 किसका कोड है? सिक्सटी एट किसके बराबर है? डी के बराबर हो गया, और 69 फिर ई के बराबर होगा। तो आप देखें हमने ए और बी को किसने आसानी से कन्वर्ट कर लिया, सिर्फ हमने एस की कोड में +3 किया है, तो इससे इंक्रिप्शन हो गई। और अगर डिक्रिप्शन करनी है तो क्या करेंगे, क्या करेंगे? व्हाट वुड यू डू? अगर डी है, माइनस डी से करेंगे। मुझे फिर आप -3 करेंगे। तो याद रखो कि जो भी एग्जामिनर अगर इस तरह का एल्गोरिथम कहता है तो +3 -3 करवाएगा, या आपसे कहेगा +5 करो -5 करो, यानी जो नंबर ऊपर यूज किया होगा डिक्रिप्शन में वही नंबर होगा, बट नेगेटिव फॉर्म में होगा। आई होप यू गॉट दैट। या फिर
3 मेथड चाहिए थे डेटा को सिक्योर बनाने के लिए। ये उसने नहीं बताया कि इंटरनेट पे या कैसे है, सिक्योर बनाने के लिए। अगर आपके रूम में कंप्यूटर है तो कोई भी बंदा उधर आपके ऑफिस में आ जाता है और फिर आपके लैपटॉप खोल के उसमें से डेटा निकाल सकता है, तो आप क्या करें, आप फिजिकल मेथड्स पे जाएं, आप अपने कमरे को लॉक करके रखें। तो यहाँ पे डेटा सिक्योरिटी की बात हो रही है, तो आप अपने रूम को लॉक करें, अपने कंप्यूटर को आप लॉक करें। तो बहुत सारे सर्वर्स ऐसे होते हैं, सर्वर रूम्स ऐसे होते हैं, उसमें बड़े बड़े कैबिनेट्स यूज होते हैं, वो स्पेशली सर्वर्स के लिए बनते हैं, उनको लॉक किया जाता है, उनकी कीज होती हैं, उनको लॉक करें। या 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करें या 2 स्टेप वेरिफिकेशन यूज करें, जैसे आजकल बैंक वाले करते हैं। जब मैं अपने बैंक की ऐप खोलता हूँ तो मेरे बैंक की ऐप में लैपटॉप से खोल रहा हूँ तो मेरे फोन पे मैसेज आता है, कोड आता है, सपोज ये कोड आया है, तो ये कोड मुझे इंटर करना पड़ेगा। अगर मैंने ये कोड सही इंटर किया है तो मुझे एक्सेस मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो डबल वेरिफिकेशन हो गई। तो मैं आईडी और पासवर्ड दे रहा हूँ साइट पे जाके, और उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए दूसरा मेथड क्या यूज किया गया कि फोन पे मैसेज आ रहा है, एसएमएस आ रहा है फोन पे बैंक की तरफ से, और वो कोड भेजते हैं, यू हैव टू एंटर दैट कोड। या फिर आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ताकि वायरस वगैरह को प्रिवेंट किया जा सके, वायरस ना आए आपके डेटा के अंदर। तो डिवास्टेटिंग होते हैं क्योंकि वायरस जो होते हैं, तो आपका डेटा इरेज नहीं होता। टू इंटरनेट रिस्क और फिशिंग एंड फार्मिंग। फिशिंग क्या होता है, जब आप के पास कोई ईमेल आती है, लेजिटिमेट लुकिंग ईमेल आर सेंट टू द पीपल्स अकाउंट टू फूल देम। तो आपके पास ईमेल आएगी और ऐसा लगेगा और उसके अंदर कोई लिंक वगैरह होगा, आप उसको क्लिक करेंगे तो बस समझे कि आपके वो जो है वो डिटेल्स आपके कंप्यूटर से जाना शुरू हो जाती है, जिसने ईमेल भेजी होती है उसके पास। फार्मिंग क्या है, फार्मिंग के अंदर जो है कोई यूआरएल, कोई वेबसाइट लिंक होता है, कि बोगस वेबसाइट लिंक होते हैं ये। और ईमेल के थ्रू कैसे बेवकूफ बनाते हैं, जैसे ऐसे लगेगा कि ईमेल आई है किसी बैंक की तरफ से, तो बड़ा उसका बैंक का नाम वगैरह भी होगा और अच्छा सा उसमें कंटेंट लिखा होगा, और वो आपसे कहेगा कि बैंक इज अपग्रेडिंग देयर सर्वर्स एंड डेटा मैनेजमेंट टास्क, सो दे आर कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम द यूजर, सो काइंड, ये ईमेल भेजेगा, काइंडली सेंड योर डिटेल्स और सेंड योर डिटेल्स टू दिस ईमेल, रिस्पॉन्ड टू इट। अगर आपने इस पे रिस्पॉन्ड कर दिया और अपना डेटा उनको रिप्लाई कर दिया, अपने आईडीज और पासवर्ड उनको रिप्लाई कर दिया उनके मांगने से, इसका मतलब ये हैकर की तरफ से होती है इस तरह की फिशिंग ईमेल। वो आपको बेवकूफ बनाते हैं और आपसे डेटा वो निकलवाते हैं। यूआरएल जो है, बोगस यूआरएल भेजे जाते हैं, आप उसको क्लिक करते हैं तो वो आपको अनवांटेड साइट पे ले जाएगा और फिर आपके लिए वो जो है वहां से प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। या तो वो पॉपअप्स खुलते चले जाते हैं और नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है, एक तरह की इरिटेशन हो जाती है, विंडोज खुलते चले जाते हैं, फोन में भी कभी ऐसा हो जाता है। तो लेजिटिमेट लुकिंग ईमेल्स होती हैं जो भेजी जाती हैं, इनकरेजेस यूजर टू क्लिक द लिंक, और इसमें लिंक वगैरह होता है और फेक वेबसाइट पे ले जाता है आपको, और यूजर को इनकरेज किया जाता है कि उनकी पर्सनल डिटेल जो है वो फेक वेबसाइट वगैरह पर एंटर कर दी जाए या ईमेल के थ्रू भेज दी जाए। फार्मिंग क्या होता है, फार्मिंग मैलिशियस कोड है, मेलवेयर है, जिसको आप डाउनलोड करते हैं या सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड कर लेते हैं और यूजर को पता भी नहीं होता, विदाउट यूजर नॉलेज, और ये आपको रीडायरेक्ट कर देता है। यानी ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको आपके कंप्यूटर से रीडायरेक्ट कर देगा, किसी और बोगस साइट पे ले जाएगा। रीडायरेक्ट का याद रखना है आपने, कि रीडायरेक्ट यू टू फेक वेबसाइट, ये फेक वेबसाइट पे ले जाता है फार्मिंग, और वहां से फिर आपके प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। और वहां से वो आपको इंकरेज करेगा फेक साइट पे ले जाके कि आप अपने पर्सनल डिटेल इंटर करें। जब आप इंटर करते हैं तो फेक साइट पे आप डिटेल इंटर कर रहे हैं, वो पीछे बैकएंड पे रिकॉर्ड कर रहा होता है और हैकर बाद में उसको मिसयूज कर सकता है, वो आपका डेटा इस तरह से कलेक्ट करते हैं। तो इतना आपको याद रहना चाहिए, ये वाला पॉइंट याद रहना चाहिए, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये वाला पॉइंट दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें रीडायरेक्ट याद करें, रीडायरेक्ट यूजर्स टू फेक वेबसाइट। इसमें legitimate looking emails are sent to your account so that you can respond to them and you'll get stuck. आगे चलते हैं। Jamlia has a greenhouse that she uses to grow fruits and vegetable। उसका ग्रीन हाउस है और उस ग्रीन हाउस के अंदर वो जो है ये पूरे
अब बड़ा सा एरिया है, से 500 स्क्वायर यार्ड्स का ये एरिया है सपोज, या 1000 स्क्वायर यार्ड्स का एरिया है, और इस एरिया के अंदर ये फ्रूट्स और वेजिटेबल ग्रोइंग हो रही है यहाँ पर. She needs to make sure the temperature in the greenhouse stays between 25 to 30 डिग्री. तो इसने रेंज ऑफ टेम्परेचर दे दी कि 25 से 30 डिग्री में रहना चाहिए, ना इससे ऊपर ना इससे नीचे. अगर इससे नीचे गया तो ठंड हो जाएगी, कूलिंग हो जाएगी, और इससे ऊपर गया तो हीट बढ़ेगी, टेम्परेचर राइज होगा. यहाँ टेम्परेचर लो होगा और यहाँ टेम्परेचर राइज हो जाएगा. टेम्परेचर राइज होगा, it will become hot. लो होगा तो it will become cold. तो बहुत ज्यादा कोल्ड भी पौधों को खराब कर देते हैं, फ्रूट्स को खराब कर देते हैं, बहुत ज्यादा हॉटनेस भी इसको खराब कर देती है. तो सिस्टम दैट हैज अ टेम्परेचर सेंसर, इसमें सेंसर लगेगा, माइक्रो प्रोसेसर इज यूज्ड टू मेंटेन द टेम्परेचर इन द ग्रीन हाउस. ओपन अ विंडो एंड टर्न अ हीटर ऑफ इफ इट गेट्स टू हॉट. अगर टेम्परेचर 30 डिग्री को टच कर रहा है, 30 डिग्री पे पहुंच गया है, तो इसका मतलब है फौरन हीटर को ऑफ किया जाए. ये ऑलरेडी इट्स टू हॉट नाउ. जैसे आप हीटर ऑफ करेंगे तो टेम्परेचर नीचे आना शुरू होगा, 29 और फिर 28 एंड लाइक दैट. इसी तरह से अब ये हीटर ऑफ हो गया था और टेम्परेचर नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं. एक वक्त आएगा कि टेम्परेचर 25 डिग्री पहुंच जाएगा. जब टेम्परेचर 25 डिग्री हो गया तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी. क्लोज द विंडो, टर्न ऑन हीटर. अब यहाँ पे हीटर ऑन करना है क्योंकि ऑलरेडी टू कोल्ड हो गया है, 25 पे आ गया. तो जैसे हीटर ऑन होगा तो टेम्परेचर राइज होना शुरू होगा, 26 एंड 27 बढ़ना शुरू होगा, 29 एंड देन 30 लाइक दैट. कैसे काम करेगा ऐसी सूरत में? तो आपको पूरा वो बताना है कि सेंसर से डेटा आता है, रीडिंग आती है, और वो माइक्रो प्रोसेसर में जाने से पहले डीसी के पास जाती है, फिर वो माइक्रो प्रोसेसर के पास जाएगा. माइक्रो प्रोसेसर उसको कंपेयर करेगा, जो रीडिंग आई है, जो न्यू रीडिंग आई है. अभी जो टेम्परेचर है अभी 24 है, अभी सॉरी 28 है सपोज, अभी 28 है, और जो आपको लिमिट दी गई है वो 25 से 30 की है. तो इसका मतलब है ये न्यू रीडिंग है. वो न्यू रीडिंग को चेक करेगा, इज इट इन द रेंज और आउट ऑफ द रेंज, ये चेक करेगा. तो माइक्रो प्रोसेसर कंपेयर करेगा वैल्यूज इन द रेंज और आउट ऑफ द रेंज. अगर डेटा ग्रेटर देन 30 होगा तो दैट मींस टर्न ऑफ हीटर. अगर डेटा बिलो 25 हो जाता है तो इसका मतलब है टर्न ऑन हीटर, तो हीटर को ऑन करें. बिलो 25 जाने भी नहीं देगा. जैसे ही 25 टच करेगा, जैसे एक पॉइंट भी नीचे जाएगा, 24.9 हो गया, जैसे ही एक पॉइंट भी नीचे जाएगा तो फौरन ये ऑन हो जाएगा हीटर. और जब टेम्परेचर रीडिंग जो है 25 और 30 के दरमियान होगी, जैसे 28 है, या जैसे 28 रीडिंग आई है, 29 आई है, या थोड़ा पीछे चले जाएं 25 26 आई है, या थोड़ा ऊपर चले जाएं 31 है या 32 है, इसका मतलब कोई नॉट 31, 25, हैंग ऑन, 25 एंड 30 रेंज थी. तो इसके दरमियान का जो भी नंबर है, कि 26 से लेकर 29 तक, 26 हो, 27 हो, 28 हो, इसका मतलब है नो एक्शन नीडेड. ये नॉर्मल रीडिंग है, नो एक्शन नीडेड. और ये प्रोसेस चलता रहता है, इट वुड वर्क ऑटोमेटिकली. सो एग्जामिनर इज टॉकिंग अबाउट गार्डन विदाउट अ गार्डनर. अ गार्डन विदाउट अ गार्डनर, ग्रीन हाउस है मगर ग्रीन हाउस में कोई गार्डनर नहीं है, इट वर्क्स ऑटोमेटिकली बाय इटसेल्फ. तो ये कौन सा सिस्टम है? इज इट अ मॉनिटरिंग सिस्टम और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ? बहुत. ये बोथ है क्योंकि कंट्रोल कर रहे हैं. और कंट्रोल किसके थ्रू होता है? याद रखें, जब भी कंट्रोलिंग होती है तो एक्चुएटर के थ्रू होती है. एक्चुएटर क्या काम करेगा इसके अंदर? एक्चुएटर इसमें काम करेगा हीटर को ऑन ऑफ करने सी का. टू. ओके. ये इसमें लिखा हुआ है, एक्चुएटर यूज्ड टू ऑपरेट द हीटर विंडो. ये हीटर को ऑन ऑफ करने के लिए यूज होता है. किसी भी चीज को ऑन ऑफ करना हो या ओपन एंड क्लोज करना हो तो एक्चुएटर का इस्तेमाल होता है.
अब इसमें आपने करना है ए एंड बी। ए की लाइन आ जाएगी और बी की लाइन आ जाएगी, ए एंड बी की बात हो रही है। फिर इसके साथ पहले ये वाला सॉल्व करेंगे। अब इसमें एक और एंड गेट है, एक और एंड गेट लग जाएगा। इस एंड गेट में एक तो सी की लाइन है और एक बी नॉट, नॉट बी, तो ये ए था, ये बी था। यहाँ पे नॉट बी है और सी है, तो पहले नॉट बी यहाँ से ले लेते हैं कनेक्शन। इधर से कनेक्शन में ना इधर उतारे, नॉट का मतलब होता है नॉट गेट लगेगा। ये नॉट गेट लग गया और सी की लाइन डायरेक्ट आ जाएगी, ये सी हो गया। तो इसका मतलब है हमने इतना सॉल्व कर लिया, ये सॉल्व कर लिया और ये सॉल्व कर लिया। अब हम जा रहे हैं और की तरफ, तो यहां से आएंगे, इधर और गेट लगाएंगे। इस और गेट को हमने ज्वाइन करना है आगे जोर के अंदर। तो ये जोर की डायग्राम है, जोर में लेकर आना है नॉट सी, तो सी हमारे पास है, तो यहां से कनेक्शन बना लें इसका। ये नॉट सी हो गया, तो इस तरह का डायग्राम बन जाए। चलिए यहां से अब आगे बढ़ते हैं। इसने दिया हुआ है आंसर कैलकुलेट करने हैं आपको, और आंसर कैलकुलेट करने हैं तो इस इक्वेशन के हिसाब से कैलकुलेट करने हैं। आप पहले इसमें कैलकुलेट करें, ए एंड बी पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। ए को मल्टीप्लाई करने बी के साथ, और फिर आपको नॉट बी चाहिए, नॉट बी। बी की वैल्यूज को ऑपोजिट कर लें, 1 1 0 0 1 1 0 0। फिर आपने करना है सी को मल्टीप्लाई करना है नॉट बी के साथ, तो सी को एंड करना है बी नॉट के साथ। मैं इसको बी कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, का मतलब बी नॉट के साथ। तो सी हमारे पास यहाँ है, तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड नॉट बी के साथ। अब आपके पास ये वाला ए एंड बी ये वाला आ गया है, और सी एंड नॉट बी आ गया ये। इन दो को आपने और करना है, प्लस ये वाला और निकालना है आपने। तो इन दो को प्लस कर लेंगे आप, येलो वालों को जो मैंने मार्क किया है। तो 0 प्लस 0 0 होता है, 0 प्लस 1 1 होता है, 0 प्लस 0 0 होता है, 0 प्लस 0 0 होता है, 0 प्लस 0 0 होता है। फिर यहाँ से 1 प्लस 0 1 होता है, और इस तरह 1 प्लस 0 1 होता है, और फिर आखिरी वाला 1 प्लस 0 भी 1। फिर एंड में हमें चाहिए नॉट सी, एक नॉट सी चाहिए। नॉट सी में हम सी की वैल्यूज को ऑपोजिट कर लें, तो 1 0 1 0 1 0 और 1 0, सी की वैल्यूज ऑपोजिट हो गई है। फिर हमने कैलकुलेट करना है जोर, आखिरी वाला। जोर में क्या करना है, हमने फोकस करना है नॉट सी वाले कॉलम को, और इसको हमने करना है सी एंड बी वाले को साथ जोर करना है, इन दो को जोर करना है। इसको हटा देता हूँ, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ।
जो हाईलाइटेड है इन दो को जोर करना है आपने। जोर का मतलब होता है डिफरेंट नंबर होंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ 1 आएगा, डिफरेंट नंबर है 1 आएगा, डिफरेंट नंबर है 1 आएगा, सेम नंबर पे 0, डिफरेंट पे 1, डिफरेंट पे 1, डिफरेंट पे 1, सेम पे 0, 111 0, 111 0। कहीं कोई प्रॉब्लम हुई है क्या, चेक करो। ऑल गुड। CV नॉट। ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके भी रखा हुआ था यहाँ पे। What are the final answer? 310 310 310 3 1। ये वाला भी 1 आना चाहिए। 3 1, ये 0 था, सॉरी। अब ये 0 क्यों आया, लेट्स सी। या पहले गलत किया होगा, अब सही किया होगा, लेट्स सी। अब देखते हैं एग्जामिनर का आंसर क्या है, व्हाट एग्जामिनर सेज अबाउट इट। एग्जामिनर के जो आंसर है वो क्या है? एग्जामिनर के फाइनल आंसर है 0, जो एग्जामिनर ने गलत किया हुआ है। 0, फिर 1 है, हमारा मैच कर रहा है, फिर 0 हमारा मैच नहीं कर रहा, एग्जामिनर ने गलत किया हुआ है, फिर हमारे पास 1 है, फिर 0, फिर 1 है, फिर 0 और फिर 1 है। तो इसमें से कौन कौन से गलत है वो हमें बताने हैं। एग्जामिनर ने इसमें से गलत किए हुए थे, कौन से? ये वाला गलत है, 1 वाला, 3 वाला गलत है, 4 वाला गलत है और 5 वाला गलत है। दैट मीन्स नंबर 7 पे 0 ही चाहिए एंड वी गॉट दैट 0। तो हमारा आंसर ये है, यहाँ पर नंबर 7 पे ये वाला ठीक था, ये वाला आंसर चाहिए। ये हमारे आंसर से, इधर मुझसे एक गलती हुई है, यहाँ पर कहीं इसको कैलकुलेट करने में मुझसे कहीं गलती हुई है। एग्जामिनर का आंसर ये वाले से मैच करें तो ये सही आंसर से, एग्जामिनर के आंसर इससे मैच नहीं कर रहे हैं। एग्जामिनर का पहला, ये मैंने रेड मार्क किया हुआ है, रेड मार्क किया हुआ है, 0 है, यहाँ पे 1 होना चाहिए था, इसको 1 होना चाहिए था, फिर इसको 0 की जगह यहाँ 1 होना चाहिए था, ये वाला 0 है, 0 होना चाहिए था और ये वाला 1 होना चाहिए था। तो दीज वर द मिस्टेक्स, आपको मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करनी थी। अच्छा जी, ये भी चेक कर लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि ये गड़बड़ हो गई। लेट्स फाइंड आउट द मिस्टेक, वेयर इज द मिस्टेक। चलो, हमें जो आंसर चाहिए वो क्या चाहिए, वो ये वाले चाहिए, ये आंसर आना चाहिए इधर। अब इसमें कहाँ प्रॉब्लम है, वेयर डू यू सी द प्रॉब्लम्स? इसमें प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है, देयर इज द प्रॉब्लम, इसको ठीक करना है। हमसे कहाँ गलती हुई है? ए एंड बी, 1 1 था 1, तो ये सही आया था। नॉट बी में बी 1 था, 0 हो गया था। सी एंड बी नॉट, तो सी था 0, बी नॉट था 0, तो 0 इंटू 0 0 आएगा। और जब हमने किया था, और में हमने ए एंड बी किया था, सी नॉट बी, 1 प्लस 0 इज 1 हो गया था, ये भी ठीक है। नॉट सी का जब मतलब था तो 0 1 आ गया था, और जोर का जब आया था तो नॉट सी को हमने चेक किया था, और हमने चेक किसको किया था, और हमने इस और को चेक किया था, तो 1 प्लस 1 टू सेम नंबर है 0। So Zor, the 1 1 Zor, shouldn't it be 0? Yeah, the same number should be 0. This was the problem. जोर में different number produces 1. This was the problem. तो ये आंसर सही था, this was correct. So इसमें हमें आइडेंटिफाई करना था टाइप ऑफ एरर। मूविंग टू नाउ व्हाट, कितने क्वेश्चन रह गए अभी? 7।
Music company has a website that allows user to stream music. The music is stored in sound file. The sound file are compressed using lossless. Lossless कौन सा होता है? जिसमें एक बड़ी फाइल को जब आप compress करते हैं, smaller फाइल बनती है, और जब उसको दोबारा आप decompress करते हैं तो वही फाइल दोबारा recreate होती है. जैसी फाइल 1 थी, ऐसी फाइल सेम recreate होती है. फाइल 1 से ये मैच करती है. Nothing is lost, meaning you get the original file back. Original file is recreated. Nothing is lost. Ideally lossless use होता है text files के लिए, मगर यहाँ पे इसने इसको sound file के लिए यूज किया. और lossless का जो मेथड है वो RLE मेथड है. और हमने देखा था कि जब repeated sequence of letters होते हैं तो उसको वो एक दफा रिकॉर्ड करता है, recorded once with their frequency. This was RLE. अब यहाँ पे कहते हैं डिस्क्राइब हाउ द साउंड फाइल्स आर कॉम्प्रेस यूजिंग लॉसलेस कॉम्प्रेशन. साउंड फाइल को कैसे कॉम्प्रेस किया जाएगा यूजिंग लॉसलेस. तो लॉसलेस कॉम्प्रेशन के लिए एल्गोरिथम यूज होता है, क्योंकि ये एल्गोरिथम है ना, ये एक मेथड है कि ट्रिपल ए है, 3 मरतबा ए आए तो इसको आप इस तरह रिकॉर्ड करें, राइट ए वंस विद द फ्रीक्वेंसी. तो दिस कॉल्ड एन एल्गोरिथम, द मेथड टू बी यूज्ड. नो डेटा विल बी रिमूव. ओरिजिनल फाइल से जब आप कॉम्प्रेस करेंगे एंड डीकॉम्प्रेस करेंगे तो नथिंग इज इरेज्ड. यू गेट द ओरिजिनल फाइल एज इट इज. तो ओरिजिनल फाइल इज रिस्टोर्ड. एग्जाम्पल क्या है इसकी? RLE है. इसमें होता कैसे है काम? रिपीटेड पैटर्न्स. रिपीटेड पैटर्न्स, ये तो टेक्स्ट फाइल की एग्जाम्पल दी थी मैंने आपको, ये टेक्स्ट फाइल की है. अब जब साउंड की होगी तो उसमें इस तरह के सिंबल होते हैं ना, तो रिपीटेड पैटर्न ऑफ साउंड होंगे. तो जो रिपीटेड पैटर्न ऑफ साउंड है उसको वो रिकॉर्ड करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ. तो पैटर्न कहते हैं इसके सिंबल को, एंड इंडेक्स, और उसको वो इंडेक्स कर लेगा. इफ अनदर लॉसलेस मेथड इज डिस्क्राइब, मार्क्स कैन बी अवॉर्डेड. अगर इस बच्चे ने कोई और RLE मेथड, एक और मेथड होता है, एक फ्लैग मेथड भी होता है FLAC. अगर आपने ये मेथड का नाम लिखा है तो एग्जामिनर इसको भी एक्सेप्ट कर लेगा. One reason why the music company would compress the sound file using lossless rather than lossy. Sound, ये जो कंपनी है म्यूजिक कंपनी, ये क्यों चाहेगी? Why this company wants to use lossless method? Why they want original file to be recreated? क्यों? ताकि क्वालिटी सेम रहे. जो पाकिस्तान में वसी साहब ने मेहनत की थी, गाना वाना गाया था, जब US में अपने फ्रेंड को भेजा, जैरी को भेजा, तो उसको वही क्वालिटी मिले, सेम क्वालिटी, हाईएस्ट क्वालिटी. द यूजर इज एबल टू लिसन द ओरिजिनल साउंड. यूजर को ओरिजिनल साउंड सुनने को मिलेगा. नो लॉस ऑफ क्वालिटी, इसमें कोई लॉस नहीं होगा. या यूं बोला, इट विल बी हाई प्रिसीशन होगा, हाई एक्यूरेसी होगा. गिव वन बेनिफिट टू द यूजर ऑफ द म्यूजिक कंपनी. यूजर को क्या फायदा होगा? कॉम्प्रेसिंग द साउंड फाइल. जब एक फाइल को स्मॉलर बनाया जाता है, छोटा बनाया जाता है, स्मॉलर बनाया जाता है, तो इससे यूजर को क्या फायदा होता है? तो यूजर के कंप्यूटर पे ये जल्दी खुलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ बिट्स कम डाउनलोड होंगी. वुड नॉट रिक्वायर मच बैंडविड्थ. वो डेटा जो है वो कोई बहुत ज्यादा बैंडविड्थ के थ्रू नहीं आएगा, वो लिमिटेड बैंडविड्थ से भी ट्रांसफर हो सकता है. इसी तरह वो रैम भी कम यूज करेगा, और उसका लिसनिंग एक्सपीरियंस भी वही रहेगा, क्योंकि ऊपर बात की है लॉसलेस है तो उसमें लैग वगैरह नहीं होंगे. विल नॉट यूज एज मच ऑफ डेटा अलाउंस. तो जितना जो है वो डेटा जो है इसके अंदर था ओरिजिनल फाइल में, वो डेटा उसको यूज करने को मिलेगा. गिव वन ड्रॉबैक ऑफ द म्यूजिक कंपनी यूजिंग लॉसलेस. लॉसलेस का ड्रॉबैक क्या होता है रादर देन लॉसी? लॉसी होती है तो उसमें डेटा लॉस्ट हो जाता है, यानी 100% फाइल थी तो 100% में से कुछ लॉस्ट हो गए थे 70%, तो कहीं ना कहीं एक्यूरेसी सेक्रीफाइस हो जाती है. यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि वन ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग लॉसलेस. ये लॉसलेस यूज कर रहे हैं, फाइल रिक्रिएट होगी सेम फॉर्म में. अगर तो वो लॉसी यूज करता तो इसको फाइल छोटी मिलती, मगर क्वालिटी रिड्यूस हो जाती. तो यहाँ पे ड्रॉबैक बताना है, तो ड्रॉबैक ये ही है, बड़ा ड्रॉबैक कि ये ज्यादा स्पेस लेगा.
larger file size होगा, take longer to upload, longer to download, will take more storage, it will take more bandwidth, और ये एक्सपेंसिव इसलिए हो जाएगा कि जब ये हार्ड ड्राइव पे जाके रिकॉर्ड होगा तो हार्ड ड्राइव पे जब बड़ी फाइल रिकॉर्ड होगी तो जगह ज्यादा लेगी, तो it would occupy more space on the hard drive. तो एक वक्त आएगा हार्ड ड्राइव भर जाएगी तो दूसरी हार्ड ड्राइव लेनी पड़ेगी, तो खर्चा भी बढ़ेगा इससे. Describe how the web pages for the website are requested and displayed on the user computer. जब आपने कहा facebook.com, तो फेसबुक का ये पेज जो यूजर ने रिक्वेस्ट किया है ये कैसे कंप्यूटर पे खुलता है, इंटरनली क्या ऑपरेशन होते हैं, ये सवाल है. हाउ दिस पेज इज ओपन अप ऑन योर कंप्यूटर सिस्टम, व्हाट हैपेंस इंटरनली. तो ब्राउजर के थ्रू आप पहले ये लिखते हैं, ये रिक्वेस्ट है यूआरएल की आप देते हैं, ये रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होती है डीएनएस सर्वर को. डीएनएस सर्वर डायरेक्टरी रखते हैं, वो सर्वर हैं एक नहीं है, दुनिया भर में सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3, इस तरह से बहुत सारे सर्वर हैं. कितने? अप टू 255 डीएनएस सर्वर हैं. डीएनएस सर्वर क्या होते हैं? जिनके पास तमाम वेबसाइट के आईपीज होते हैं. तो ये आईपी एड्रेस यहाँ से लेके जाएगा, जो भी आईपी एड्रेस यहाँ से लेके जाएगा, सपोज मैं ये लिख रहा हूँ, इसको ले जाके ढूंढेगा इस सर्वर पे या इस पे या इस पे, हायरार्किकल वे में ढूंढेगा. जहां पर भी मिल गया, मिलने पर कहता है इफ आईपी एड्रेस इज फाउंड ऑन द डीएनएस, जैसे ही डीएनएस पे मिल जाएगा तो रिटर्न्स आईपी एड्रेस टू द ब्राउजर, तो यहां से आईपी एड्रेस को रिटर्न कर. एंड वेब सर्वर सेंड्स द वेब पेज बैक टू द ब्राउजर, और यहां से ये वेब पेज जो है ये भेजेगा इस ब्राउजर के सॉफ्टवेयर में. ब्राउजर सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर, ब्राउजर इंटरप्रेट करेगा, रेंडर करेगा, क्योंकि वो वेब पेज जो हो सकता है वो HTML में बनाया गया हो सकता है वो जावा में बनाया गया हो सकता है वो PHP में बनाया गया हो. तो ये आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सी लैंग्वेज में इसको बनाया था, और उसको ये डिकोड करके डिस्प्ले करेगा. एंड सिक्योरिटी सर्टिफिकेट भी एक्सचेंज होते हैं, जैसे फेसबुक के सर्वर से सिक्योरिटी सर्टिफिकेट का एक्सचेंज होगा आपके कंप्यूटर के साथ. ये सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स क्या है, ये हर साइट का होता है. जैसे अगर मैं इधर चला जाऊं तो यहाँ भी हम गूगल पे थे, तो यहाँ कनेक्शन सिक्योर है कि नहीं, तो इसका सर्टिफिकेट होता है. हर साइट का ये सर्टिफिकेट होता है, और इस सर्टिफिकेट पे लिखा होता है कि कब जाके ये एक्सपायर होगा. तो यहाँ पर आ रहा है शूट कब हुआ था 28 मार्च 25 को, एक्सपायर कब होगा 12 जून 2025 को. The web server that hosts the website suffers a DOS attack, denial of service attacks आ जाते हैं. So explain why this will prevent user from accessing the website. तो फायरवॉल के थ्रू इसको रोका जा सकता है डीओएस को. जब एक सर्वर होता है उस सर्वर पे आउटसाइडर्स अटैक करते हैं. अब ये सर्वर जो था ये फायरवॉल था सपोज, या ये वेब सर्वर है, और इस वेब सर्वर के ऊपर वेबसाइट है, इस पे ये वेबसाइट है, ये सफर कर रहे हैं डीओएस, इसको अटैक किया जा रहा है, इसको डीओएस अटैक किया है. डीओएस अटैक का मतलब है somebody has sent a bomb of unwanted messages. इसको बिजी करने के लिए इस पे अनवांटेड मैसेजेस भेज दिए. जब इस पे अनवांटेड मैसेजेस भेज दिए, ये दूसरों को फिर वेबसाइट दे ही नहीं सकेगा, क्योंकि it will be busy in removing these messages. तो explain why this will prevent user from accessing the website. ये क्यों रोकेगा? क्योंकि इस पे अनवांटेड ट्रैफिक आ गया, has been flooded with traffic, unwanted traffic आ गया. तो वेब सर्वर has been sent many requests at once. इस पे बॉम्ब मारा गया रिक्वेस्ट का. Somebody has sent a request bomb on it. So this computer will be busy in removing these requests. तो सर्वर जो है जब इन रिक्वेस्ट को रिमूव करने जाएगा, रिमूव करेगा. अब ये तो एक मर्तबा रिमूव करेगा, और हर मर्तबा जब एक रिमूव करेगा, सो से हैकर ने मल्टीप्लाई किया हुआ है कि एवरी टाइम ट्राई एंड अटेम्प्ट टू रिमूव वन, इट विल रीजनरेट 3000 मोर रिक्वेस्ट. तो ये तो नेवर एंडिंग प्रोसेस हो जाएगा, लूप यूज हो रहा है यहाँ. तो अगर 3 रिक्वेस्ट भेजे थे, उसने इसको रिमूव करने के लिए अटेम्प्ट किया, तो ये 3 रिक्वेस्ट मल्टीप्लाई हो गए 9000 हो गए. तो 9000 में से अगर जब वो रिमूव करने के अटेम्प्ट करेगा किसी एक को भी, तो फिर 3000 मोर कैन बी जनरेटेड.
So server is brought to a halt or crash. तो इस तरह ये server brought बिल्कुल halt condition में आ जाएगा या crash होने वाली condition में आ जाएगा. Do you understand this? जी सर. अब यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर हमें कहता है कि 4 7-bit बाइनरी नंबर्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर. एक कंप्यूटर से दूसरे पे डेटा जा रहा है. पैरिटी बिट इज एडेड. पैरिटी बिट को ऐड किया जा रहा है टू ईच बाइनरी वैल्यू क्रिएटिंग 8-bit बाइनरी. हर बाइनरी वैल्यू को जो है वो कन्वर्ट किया गया है और 8-bit का पैटर्न यहाँ पे यूज किया गया है. 7 बिट थी. 7 बिट में से आखिरी वाली बिट जो है वो 8-bit जो है वो पैरिटी वाली बिट है. ये पैरिटी बिट है. ये 8-bit बाइनरी कैलकुलेट हो इसने कैलकुलेट किया है. ऑल द बाइनरी वैल्यूज आर ट्रांसमिटेड एंड रिसीव. ये ट्रांसमिट भी हुई है, रिसीव भी हुई है और रिसीव करेक्टली हुई है. आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी बिट थी है जो यूज हुई है. तो जब आप आइडेंटिफाई करने की तरफ जाते हैं आपको ये आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा मेथड यूज हुआ है, ऑड या इवन. तो ये नंबर ऑफ वंस काउंट करो. यहाँ 1 है, 2 है, 3 वंस है. 3 वंस है और यहाँ 0 है. तो 3 टोटल नंबर ऑफ वंस कितने? 3 क्या है? 3 एक ऑड नंबर है या इवन नंबर है? 3 एक ऑड नंबर है. जब आखिरी वाली बिट में 0 है और ऑड नंबर आने पर है तो इसकी पैरिटी होगी ऑड. यहाँ पे काउंट करें नंबर ऑफ 1 1 2 और 1 2 दो 1s थे. पैरिटी वाली बिट में 1 लगा के इसको ऑड बनाया ताकि 3 हो जाए. तो ये भी ऑड पैरिटी है. If number of ones are not even and you are making them, if number of ones are not odd and you are writing 1 to make them odd, इसमें 1 लिखा गया है to इसको odd बनाने के लिए, तो इसका मतलब ये odd parity है. इसमें काउंट करें नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 2 हैं. टोटल 2 वंस हैं और आखिर में लगा हुआ है 0. तो ये इवन पैरिटी है. इसमें नंबर ऑफ वंस है 1 2 3 वंस हैं और आखिर में 1 लगा हुआ है तो इसका मतलब टोटल वंस 4 हैं. तो ये भी इवन है. जब नंबर ऑफ वंस ऑड होते हैं तो ऑड पैरिटी होती है. नंबर ऑफ वंस इवन होते हैं तो इवन पैरिटी होती है. अब इसमें चांसेस ऑफ एरर्स क्या है? क्या एरर आ सकता है? अब अगर हैकर है, हैकर ने कुछ इस तरह का काम कर दिया हो, अगर सपोज हैकर ने इसको ट्रांसपोज कर दिया है नंबर ऑफ बिट्स को, इस बिट को इधर ले गया है, वो आगे पीछे कर दिया है. तो नंबर ऑफ बिट्स तो अभी भी 2 हैं. पैरिटी अभी भी ठीक है, इवन बता रहा है, मगर एक्चुअली हैकर इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर चुका है. So this is hard to identify if the bits have been transposed. या कभी बिट ऐसा होता है कि इनकरेक्ट रिसीव हो जाती हैं, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो आ सकती है. ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका एरर वाला. कहता है एन एरर में नॉट बी डिटेक्टेड व्हेन यूजिंग द पैरिटी. ऐसा कब होता है जब एरर डिटेक्ट ना हो? तो मैंने अभी आपको दिखाया जब ट्रांसपोज हो जाती हैं बिट्स. एंड ये चेक नहीं कर सकते, डजंट चेक द ऑर्डर ऑफ द बिट्स. उसको ऑर्डर का नहीं पता होता, वो तो सिर्फ पैरिटी चेक कर रहा होता है बिट को. इवन नंबर ऑफ बिट्स चेंज, या उसने चेंज किया और इवन नंबर ऑफ बिट्स चेंज कर दिया, ऑड नंबर ऑफ बिट्स चेंज कर दिया. इनकरेक्ट बिट्स है, इनकरेक्ट बिट्स को अगर यूज किया और इनकरेक्ट बिट यूज करने के बाद भी स्टिल पैरिटी ठीक है, वो प्रॉब्लम ये डिटेक्ट नहीं कर सकता है. द डेटा इज सेंट यूजिंग पैरेलल एंड हाफ डुप्लेक्स. अब पैरेलल में मैंने आपको बताया था क्या होता है कि बहुत सारे वायर्स होते हैं, बहुत सारे वायर्स होते हैं, मल्टीपल वायर से डेटा ट्रांसफर होता है एक साथ. और हाफ डुप्लेक्स से क्या होता है? हाफ डुप्लेक्स से 2 वे तो होता है मगर एक साथ नहीं होता, 1 by 1 होता है. पहले एक जगह से जाएगा फिर दूसरी जगह से वापस थोड़ी देर के बाद आता है डेटा, 1 by 1. सो मल्टीपल बिट्स सेंड की जाएंगी क्योंकि वायर बहुत सारे हैं एट द सेम टाइम. ये सारी बिट्स एक साथ, क्योंकि यहाँ से वो 0 जा रहा है, यहाँ से 1 जा रहा है, यहाँ से 1, तो पूरा सेट जाएगा ये यूजिंग मल्टीपल वायर, क्योंकि बहुत सारे वायर है. इसको ही पैरेलल कहते हैं जब बहुत सारी बिट्स एक साथ जाती है. डेटा इज सेंट इन बोथ डायरेक्शन, जाएगा दोनों डायरेक्शन में मगर 1 by 1 जाएगा, 1 डायरेक्शन एट अ टाइम. इसमें प्रॉब्लम क्या आ सकती है? बिट्स कैन बी मिक्स्ड अप, जिसको आप कहते हैं बिट्स कैन बी स्क्यूड. कहते हैं ड्रॉबैक क्या है? बिट्स अराइव हो सकते हैं स्क्यूड फॉर्म में, यानी मिक्स हो सकते हैं. मोर एक्सपेंसिव टू सेट अप, मैन्युफैक्चर और परचेज केबल. इसकी केबल वगैरह जो है वो उसकी कॉस्ट हाई होती है.
लिमिटेड डिस्टेंस के लिए होता है, मोर प्रोन टू इंटरफेस एरर, और चांसेस ऑफ एरर्स होते हैं इसके अंदर भी, क्योंकि मिक्स्ड हो जाएगा जब बिट्स तो फिर एरर आ जाएगा। यहाँ पे ये पेपर होता है पूरा खत्म। So we have gone through this whole paper. Inshallah, we'll come up with some other paper in the next class. I hope you got that. और 4 लोगों ने attend किया class. So do you see any problem in doing it? No, yes? No. No. चलो, चलें जी, take care. खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ सर। यार एक बात ये बताओ, खुदा वसी जारी, ये तुम्हारे क्लासमेट सभी क्लास लेते हैं या नहीं?